देखा आपने? क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 500 साल पहले हमारे पास एक ऐसा साउंड अलार्म सिस्टम था जो करीबन 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक सतर्क करने की क्षमता रखता था। 3 स्क्वायर किलोमीटर। और ये सब उस टाइम पर जब ना तो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन था और ना ही मॉडर्न अप्लायंसेस का साथ। तो बस आज की मेरी कोशिश यही है, इंडिया के अकूस्टिक वंडर्स को जानने और समझने का एक प्रयास। किसी किले के बारे में बात करते हैं तो मन में तस्वीर आती है बुलंद दरवाजों की, तोप और बंदूकों की, खुफिया रास्तों की। पर क्या आपने कभी किले के साथ अकूस्टिक साइंस यानी ध्वनि विज्ञान के बारे में सोचा है? यही बनाता है गोलकोंडा फोर्ट को इतना खास। हैदराबाद के पास बसा गोलकोंडा हुआ करता था सत्ता और प्रशासन का गढ़। इस किले की शुरुआत हुई थी 7वीं सेंचुरी एडी में एक मिट्टी के किले से, जिसने 16वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते सुल्तान कुली कुतुब शाह के शासन में एक विस्तृत और मजबूत फोर्ट सिटी का रूप लिया। पर मैं ये सोच रही हूं कि इन अकूस्टिकल सिस्टम्स का इजाद क्यों और कैसे हुआ। आई थिंक इन सवालों के जवाब से पहले हमें गोलकोंडा को समझना होगा, और समझना होगा कि गोलकोंडा का उस समय डेक्कन की राजनीति और वहां की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में क्या रोल था। और हाँ, गोलकोंडा को उस फेमस अलार्म अकूस्टिक सिस्टम की क्या जरूरत थी जो मुझे यहां तक खींच लाया। बीते समय में गोलकोंडा एक जरूरी ट्रेड रूट पर पड़ता था। हीरो की कोलूर माइंस पास में ही थी और इसके चलते वो हीरो के व्यापार का भी केंद्र बनता जा रहा था। गोलकोंडा बड़ा मशहूर था दुनिया में हीरों के सबसे बड़े बाजार के रूप में, तो जो हीरे थे वो भी यहीं सुरक्षित रखे जाते थे। किले की चार दीवारी के भीतर वो हीरो का बाजार भी तो आखिर इस चार दीवारी के भीतर था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दुनिया के 13 सबसे कीमती हीरे यहाँ रह चुके हैं। शायद यही कारण रहे होंगे कि कुली कुतुब शाह और उनके आर्किटेक्ट्स ने एक मिट्टी के किले को ट्रांसफॉर्म किया एक अजय और अभेद्य किले में, और यहाँ से शासित किया न सिर्फ व्यापार बल्कि पूरे दक्षिण भारत की नियति। गोलकोंडा 11 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला हुआ था। 4 जिलों में विभाजित इस किले में थे कई दरवाजे, महल और हॉल्स, इबादत के लिए मस्जिद, यहाँ तक कि एक शव स्नान घाट भी, यानी मोर्चरी बाथ। सुंदरता और व्यवहारिकता का बढ़िया मिश्रण। देखिए, मुझे लगता है कि गोलकोंडा के बारे में एक नहीं दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये गोलकोंडा का जो किला है वो एक इमारत नहीं है, कई मील के घेरे में फैली हुई एक छोटी मोटी बस्ती है, जिसे अंग्रेज़ी मुहावरे को अगर उधार लें तो आप कहिएगा एक फोर्टिफाइड सिटी है, और जो कई साल 100 साल में कई इमारतें अलग अलग वक्त में बनी हैं। पर शायद इन सब में सबसे इनोवेटिव तकनीकी एडवांसमेंट था गोलकोंडा की डिफेंस प्रणाली में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, उस समय में यहाँ के आर्किटेक्ट्स साउंड एको और उसकी एम्प्लीफिकेशन दोनों को अच्छी तरह जानते और समझते थे। कमरे बांधने की। तभी तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को, जो कि साउंड रिफ्लेक्शन के लिए जाने जाते हैं, यूज किया बिल्डिंग के बाकी मटेरियल्स के साथ। साउंड अलार्म सिस्टम की शुरुआत होती है किले के इस बरामदे से। साधारण से लगने वाले बरामदे की छत पर बने ये डायमंड शेप्ड इंडेंटेशंस और दीवारों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक्स इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। ये वो ऊपर वाली सराउंडिंग की दीवार है, डायमंड शेप कट्स है। अच्छा। इसके जरिए वाइब्रेशन होती है, ये आवाज रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ क्लैप करने से ये आवाज उस आर्चेस में टकरा कर वो लोकेट पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक सुनाई पड़ती है। कादर भाई, एक सवाल कि ये जो क्लैप सिस्टम आप बता रहे हो, इसका इस्तेमाल क्यों होता था?
तो ये किसी दुश्मन के आने की खबर पहुंचती थी, अच्छा। या किसी शादी ब्याह का काम होता, खुशी का काम होता, तो इसके अंदर कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। 1 ताली 2 ताली ऐसे कोई सिस्टम होता था। अच्छा। उसके जरिए इनको इत्तलात मिलती थी, इंफॉर्मेशन मिलती थी। अच्छा, मतलब इस क्लैप सिस्टम जो आप कह रहे हैं, इसका मेन पर्पस था सिक्योरिटी, सुरक्षा। जी हाँ, कोड वर्ड सिस्टम इसके अंदर खास तौर से इस्तेमाल में लाए जाते थे। चलिए एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। ये देखिए, बरामदे के साथ लगे आर्चेस कैसे बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। इस संरचना की वजह से बरामदे के गुंबद के नीचे पैदा होने वाली कोई भी आवाज पहले कंप्रेस और फिर कुछ इस तरह एम्पलीफाई होती है कि 1 किलोमीटर दूर भी सुनी जा सकती है ना ब्रिलियंट सोच। किले के अकूस्टिक सिस्टम की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस अद्भुत फिनोमेना के पीछे छुपा राज है दरवाजों और बिल्डिंग के बीच की सटीक यानी सही दूरियां और बाला हिस्सार और बरादरी के बीच एक उम्दा शोध किया इंटेलिजेंट दीवारों का अरेंजमेंट, जो ध्वनि को ऐसे रिडायरेक्ट करता है कि वो एक छोर से दूसरे छोर बिना अपनी तीव्रता कम किए ट्रैवल करती है। इस तरह के आर्चेस पूरी आवाज को रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए आवाज आती है फिर वापस चली जाती है। इसीलिए राजा आपको सुन सकते थे। जब मिस्त्रियों ने ये बात समझ ली तो उन्होंने इसका हर किले में इस्तेमाल किया, खासतौर पर वो किले जो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके रहने की जगह। यहाँ आके एक सवाल मुझे बहुत तंग कर रहा है जी हाँ, कि अगर 500 साल पहले साउंड अकूस्टिक्स इतना आगे बढ़ गया था। ये देख लिए हैं, ये लिखने के बाद में ये रास्ते से ऐसे बाहर की तरफ चले जाने का है। वो वाला नगीना बाग उस तरफ में ये हाँ जी। अच्छा कादर भाई, ये हम कहाँ आए हैं? अभी हम जजमेंट हॉल में जा रहे हैं। जजमेंट हॉल? जी हाँ, जहाँ पे फैसला और फरियाद सुनी जाती थी। अच्छा। जैसे मुगल खानदान में डंका सिस्टम था, यहाँ पर क्लैपिंग सिस्टम है। यहाँ ताली बजाएं तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ राजा के बेडरूम तक पहुँच पाती है, और किसी किस्म की सरसराहट भी हो तो वो आवाज़ भी राजा के बेडरूम तक सुन पाती है। हल्की सी सरसराहट भी वहाँ तक सुनाई देती थी? जी हाँ, 7 फीट डायमीटर के अंदर ही आवाज़ पहुँचती है। 7 फीट के आगे जाएं या पीछे जाएं तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती आपको। जैसे कि ये गूंज, ये आवाज़ ऊपर तक सुन पाते हैं। अच्छा। मैं ऐसे कपड़ा बजाऊं यहाँ पर तो उसकी एक गूंज पैदा होती है, वो सुनिए आप, ये आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। ये जो गूंज है, ये गूंज भी राजा के बेडरूम तक सुनती है। अच्छा, तो ये इतनी हल्की सी आवाज भी वहाँ तक पहुँच जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ से राजा आएंगे, उसके अंदर बैठते हैं, वहाँ उनका बैठने का सिंहासन होता था। कोई होशियार आदमी कपड़े में चाकू छुरी खंजर छुपा कर लाए तो वो खींचेगा तो उसकी एक सरसराहट होती है। तो इसी के लिए ये सिस्टम रखा गया था, ये गूंज, ये सरसराहट वहाँ तक पहुँच पाती है और राजा होशियार हो जाते थे। हैदराबाद और गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास आपस में गुथा हुआ है। इस कनेक्शन में बसी है एक दिलचस्प कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और हिंदू नर्तकी भागमती के इश्क की। सुल्तान ने भागमती को अपनी बेगम बनाया और हैदर महल के खिताब से नवाजा, और इसी खिताब ने हैदराबाद को अपना नाम दिया। और अब मैं अनुभव करने जा रही हूँ किले की सर्वोत्तम रचना को। मैं हूँ बरादरी में, जो है किले का हाईएस्ट पॉइंट, और मेरे गाइड है वहाँ दरवाजा बाला हिसार में, यानी किले के एंट्रेंस पे। तो आइए देखते हैं क्या ये काम करता है। इमेजिन कीजिए, इस गार्ड पोस्ट पे बैठे गार्ड को जैसे ही दुश्मन की आहट सुनाई देती, वो इस अकूस्टिक अलार्म सिस्टम से किले के बाकी गार्ड्स को अलर्ट कर देता। इससे पहले कि दुश्मन आक्रमण कर पाए, किले के सारे दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाते, और फिर किले के सैनिक आक्रमणकारियों को धर दबोचते। पर अफसोस, जो बल से कभी संभव नहीं हुआ, वो एक विश्वासघाती ने कर दिखाया।
घर का भेदी लंका ढाए जो मुहावरा है वही गोलकुंडा के साथ हुआ। जब औरंगजेब ने इस पर हमला किया तो जिसके पास दरवाजे की कुंजी थी उस व्यक्ति को उसने घूस देकर लालच देकर अपनी तरफ कर लिया, और जब कोई चौकन्ना नहीं था उसने उसकी हमलावरों को भीतर प्रवेश करने का मौका दिया। और इस तरह हुआ गोलकोंडा के इतिहास में कुतुब शाही सल्तनत के सुनहरे अध्याय का अंत। मैं और मेरे इतने सारे मैं। ठीक इसी तरह गोल गुंबज की ये दीवारें भी कई सारी कहानियों से गूंजती हैं। इसके रचयिता सुल्तान आदिल शाह की जिंदा दिली की, नर्तकी रंभा से उनके इश्क की, पर फाइनली ये है तो एक मकबरा ही, जहां सुल्तान, उनका परिवार और उनकी प्रेमिका दफन है। गोल गुंबज के पीछे की कहानी उसी की तरह इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय अपना मकबरा अपने पिता के मकबरे इब्राहिम रोजा से बेहतर बनाना चाहते थे, और उनके इस अहम ने क्या लाजवाब इमारत का रूप लिया। 30 सालों में तैयार हुआ बीजापुर का गोल गुंबज दुनिया के सबसे बड़े सिंगल चेम्बर स्ट्रक्चर्स में से एक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिश्रण। इस मकबरे की एक और खासियत है, यहाँ देखने और सुनने को मिलता है आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स, यानी ध्वनि विज्ञान का बेमिसाल नमूना। वाओ, तो आप इस अकूस्टिक वंडर की बात कर रहे थे? यस मैम। आपकी आवाज कितनी बार गूंजी होगी? 7-8 बार आपको आवाजें गूंजने का सुनाई दिया जी, और 26 सेकेंड आपकी आवाज को गूंजता हुआ सुनाई दिया। ये एक ही बिल्डिंग है ऑल वर्ल्ड में जो ऐसा आवाज गूंजता हो, और ये सबसे अनोखा है हमारा गोल गुंबज। मैं जितना ज्यादा इसे देखती हूँ उतनी ही हैरत में पड़ जाती हूँ। आखिर 1656 में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? I mean, इसे देखिए, इस गुंबज का भार किसी भी विजिबल कॉलम या पिलर ने नहीं उठाया हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से टंगा हो, पर आखिर ये खड़ा किस पर है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 8 आर्चेस खड़े किए गए हैं, और ये स्ट्रक्चर 90 फीट ऊंची है। इस स्ट्रक्चर के कंधों पर गुंबद को बनाया गया। इस कारण देखकर ऐसा लगता है कि गुंबद को मुकुट की तरह आर्चेस के ऊपर बैठाया गया हो। पेंडेंटिव विज्ञान का ये अपने समय में अनोखा नमूना था, और पूरे भारत में इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ये एक चौकोर चबूतरे पर वर्गाकार खड़ा किया गया है और बहुत भारी भरकम गुंबद है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई खंबे या पिलर्स नहीं है। तो इस तरह की दूसरी कोई आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में तो छोड़िए, दुनिया में और जगह भी देखने को आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बीते समय में आर्किटेक्ट्स इतने विशाल वाटर सिस्टम्स, गगनचुंबती इमारतें या फिर ऐसे अकूस्टिक सिस्टम्स बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी के बना कैसे लेते थे? I mean, सोचिए, कैसे इस गुंबज के बेस में बनी गैलरी, जो कि 11 फीट चौड़ी है, विश्व प्रसिद्ध व्हिस्परिंग गैलरी बन गई। कितने साइंटिफिक और ब्रिलियंट होंगे वो माइंड्स जिन्होंने तब ये सोचा होगा। You have this patchwork masonry. इस तरह के पैचवर्क शिल्पकला व आर्किटेक्चर में ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं। गुंबद का आकार फुसफुसाहट को गूंज में तब्दील करता है। इस तरह का फिनोमेना संत पॉल कैथेड्रल में भी देखने को मिलता है। आप 8 बार गूंज सुन सकते हैं, और उसका कारण है वो गैलरी जिसके अंदर आप सिर्फ टेरेस से जा सकते हैं। व्हिस्परिंग गैलरीज तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी जान निकलने वाली है। 7 फ्लोर्स चढ़ना,
वो भी इन मीनारों की घुमावदार सीढ़ियों पर। But I'm sure it'll be worth it. So इस प्रसिद्ध विस्परिंग गैलरी के दरवाजे तक तो हम पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या ये सच में विस्पर करती है। वाव। आदिल शाह मकबरे के इस हिस्से को अपने जीवन काल में महफिलों, मुलाकातों और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सुल्तान यहीं इसी गैलरी में विदेशी डेलीगेट से भी मिलते थे, शायद इसलिए कि उन तक हर वो बात पहुंचे जो विदेशी डिप्लोमैट्स खुसफुसाकर एक दूसरे से कहते थे। ला, ला, ला। तो जरा सोचिए कितने राजनीतिक षड्यंत्रों की पोल खुली होगी यहाँ इस गैलरी में। और साथ ही ये गैलरी सुल्तान के प्यार की गवाह भी रही। यही नर्तकी रंभा के घुंघरू की गूंज उनके बीच की दूरियों को कम करती थी। राजशेखर जी, बोलिए मैडम। आप विस्परिंग गैलरी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ओके, तो सुनिए, आप हमसे कितने डिस्टेंस पे हैं? 124 फुट। तो मेरा चेहरा आपको बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल क्लीन जा रही है, जैसे कोई हम फोन में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने दूर पे भी हम इतना क्लीन बात कर सकते हैं इस विस्पर गैलरी में। वाह, ये एक्चुअली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लग रहा है, इनफैक्ट लाउडर। यहाँ से अगर मैं हाथ को घसा आपकी आवाज आएगी, जो पेपर को फाड़ूंगा उसकी भी आवाज आएगी, अगर बॉटल को टच भी करूंगा वहां बिल्कुल क्लीन सुनाई देगी। तो टच द पेपर। गौरतलब ये भी है कि यहाँ की आवाजें नीचे के हॉल में सुनाई नहीं देती थी। अच्छा, आप कह रहे थे कॉइन के गिरने की आवाज भी सुनाई देगी, वो सुनाइए। अनबिलीवेबल। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक कॉइन का गिरना 124 फीट दूर भी इतनी क्लियरली कैसे सुनाई दे सकता है, मानो बगल में लाउड स्पीकर लगाया हो। ये पॉसिबल होता है साउंड के कर्विलीनियर प्रोपगेशन की वजह से। इसका मतलब है कि साउंड गोल गुंबद में एक कर्व्ड पाथ पर सफर करता है। गुंबद की दीवार चिकनी और गोल है, इसीलिए जब आप कुछ भी बोलते हैं तो शब्द दीवार पर चिपककर आगे जाता है। शब्द की इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से उसकी इंटेंसिटी दूसरी तरफ पहुंचने तक बरकरार रहती है। The location of the arches. आर्चेस ऐसे बने हैं कि आवाज आर्चेस के ऊपर टकराती है और फिर नीचे नहीं आ पाती है, इसलिए आवाज सिर्फ गैलरी में सुनाई देती है, नीचे नहीं। सुल्तान आदिल शाह और रंभा का प्यार इतना गहरा था कि मरते वक्त रंभा ने सुल्तान से एक ही वादा मांगा, इस मकबरे की 2 गज जमीन, मगर सुल्तान के बगल में, उनकी बेगम से पहले। और इस ख्वाहिश को सुल्तान ने पूरा भी किया। गौर से सोचो तो आज की दोनों संरचनाएं, गोलकोंडा और गोल गुंबद,
हैं तो इंडिया के अकूस्टिक मार्वल्स, पर दोनों की संरचना हुई दो बिल्कुल विपरीत भावों से। एक है प्रेम का प्रतीक और एक तैयार किया गया जंग के लिए। तो ये थी प्राचीन भारत की अचंभित कर देने वाली ज्ञान और विज्ञान की दो संरचनाएं। सफर जारी रहेगा नई संरचना की खोज के साथ।